हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली साइंस की क्लास के साथ और उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको लाभ पहुंचा रहा है। बेसिकली ये सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत उपयोगी है जो साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहते हैं और किसी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें तो निश्चित तौर पर ये सेशन आपके लिए उपयोगी है। अगर आप सीटेट एग्जाम्स की तैयारी करें, पेपर 2 आपका मैथ साइंस है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए निश्चित तौर पर आपको देखना ही चाहिए। इसके अलावा DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, वर्ग 2 जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है तो आपको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। और इस सेशन में अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक को हम लोग टू द पॉइंट डिकोड कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर है ये आधारित है चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, यानी क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। और ये इसका पहला हिस्सा है। प्राकृतिक घटनाओं की श्रृंखला में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनसे हमारा सामना होता रहता है, आमना सामना होता रहता है समय समय पर। जैसे आसमानी बिजली का गिरना, जिसको हम लाइटनिंग भी कहते हैं, वो भी एक नेचुरल फेनोमेना है। या भूकंप का होना, ये प्राकृतिक आपदा भी है, इसको प्राकृतिक घटना भी कह सकते हैं। तो इन सब के साइंस को बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इस चैप्टर में बताया गया और इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी ये है, जानकारी क्या रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो सब्सक्राइब साइड में लिखा है ना, उसको ऐसे दबा देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लास के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब सबको करना है जो भी इस चैनल पे आप देख रहे हैं। डेफिनेटली आप ही का अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चैनल का फैमिली मेंबर ग्रो होगा और चैनल का ग्रोथ होगा, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यही है साइंस बाय सुमित सर। टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस बाय सुमित सर। और कुछ करो ना करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखो। तो बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं की श्रृंखला में सबसे पहली प्राकृतिक घटना का, जिसको हम लोग हिंदी में तड़ित कहते हैं, इसको लाइटनिंग कहते हैं। आसमानी बिजली जानते हो, जो आसमान से बिजली की चिंगारी आती है ना, ये कुछ इसकी तुलना इस बिजली से की जा रही है ना। एक चिंगारी ही तो है तड़ित। एक बृहत लेवल पर देखा जाए तो विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क इसको कहते हैं। कभी कभी हमने बिजली के बोर्ड में भी इस तरीके के स्पार्क को देखा है, बिजली के तार में भी इस तरीके के स्पार्क को देखा। और बृहद पैमाने पर अगर ये चीजें नेचुरल घटना के तौर पर हो रही है तो हम इसे लाइटनिंग कहते हैं। उसका अपना एक साइंस है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर, आपने विद्युत खंभे पर चिंगारियां देखी होगी, स्पार्क्स को देखा होगा। यस, देखा है। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक होती है या हो जाती है जब पवन यानी हवा के चलने पर तार हिलते डुलते रहते हैं। इसके अलावा हमने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियों को निकलते हुए देखा होगा। इसी तरीके की चिंगारी का एक एग्जाम्पल आसमानी चिंगारी भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल, जिसके बारे में अभी अभी हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे ये काम करता है, इसका साइंस क्या है। देखो, पहले के टाइम में क्या था, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वो तड़ित से डरते थे। उनको लगता था ईश्वरीय क्रोध है जिसके कारण वो आसमान से कुछ आग का गोला बरसा रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ मान्यताओं पे आधारित कॉन्सेप्ट, साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए वो डरते थे। लेकिन आज के टाइम में ना, ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक फेनोमेनन है और ये साबित हो चुका है और इसके पूरे साइंस को साइंटिस्ट जानते हैं। अब वास्तव में हमें पता है कि ये एक विज्ञान की घटना है और चार्ज या आवेश के एक्यूमुलेशन से, एकत्रित होने से ये तड़ित पैदा होती है, जिसका अपना साइंस है। इसके लिए आगे हम बात भी करेंगे कि कैसे ये लाइटनिंग का केस बनता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है, साइंस की घटना है, लेकिन अपने आप को बचाने का प्रयास इसमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर सावधानी ना बरती जाए तो ये चिंगारियां, ये लाइटनिंग केस बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, कभी कभी तो जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अच्छा, एक नोट में एक हिस्टोरिकल बात यहाँ पे दी गई है। दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिलचस्पी है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए फिर इसके साइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट इट, चिंगारियां जिनके बारे में या जिनके विषय में यूनानी शुरू शुरू में जानते थे, कहते हैं 600 ईसा पूर्व से भी पहले, ये बहुत पहले की बात है, प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर, एम्बर क्या है, एक प्रकार की राल है, रेसिन जिसको हम कहते हैं पदार्थ, जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ये अभी भी हम जानते हैं ना, जैसे बचपन में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है चार्ज वाले केस में, और आप पढ़ भी चुके हैं कि ऐसे अगर किसी चीज को ऐसे हम बाल से ऐसे रगड़ते हैं ना, ऐसे ये कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हो जाता है और ये कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो ये 600 साल पहले यूनानियों के इन कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता था, जबकि साइंस उतना व्यवस्थित नहीं था उस दौर में, है ना। आपने ये देखा होगा कि जब ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्र हम बॉडी से उतारते हैं ना, ऊनी कपड़े को उतारते हैं, स्वेटर उतारते हैं ना, या पॉलिस्टर के कपड़े को उतारते हैं ना, तो आपके बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं ऐसे, है ना। कभी कभी वो कपड़ों में स्पार्क हमें दिखने लगता है, चट चट की आवाज आती है। आप अंधेरे में वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट की ध्वनि भी चिंगारी के साथ देख सकते हैं। सब कहीं ना कहीं रबिंग, चार्ज एक्यूमुलेशन, इस सब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, चार्ज का केस है, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से, चार्ज के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इस संदर्भ में सन 1752 ईस्वी, ये बहुत बाद का दौर था, 1752 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, बहुत प्रसिद्ध नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप सबने शायद नाम सुना होगा। इस सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दर्शाया था कि जो आसमानी तड़ित है ना, लाइटनिंग जिसको कहते हैं, ये और आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये कब बताया था? 1752 में ये बताया था। लेकिन इस तथ्य को वैलिडेट होने में, साकार होने में 2000 वर्ष लग गए, बहुत लंबा समय लग गया। साइंस में कई बार कुछ चीजें जब किसी साइंटिस्ट के द्वारा बताई जाती है ना, तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है, ये आप जानते हैं, ये विडंबना है साइंस की। आपको मैं इनके बारे में थोड़ा सा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन स्टेट बोर्ड के बुक में ये है, तो यहां से मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा नाम है इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग साइंस के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था एक्सपेरिमेंट करके। जैसे दो वस्तुओं को एक दूसरे से रब करते ना, तो चार्ज का आदान प्रदान, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, एक पे प्लस तो एक पे माइनस, है ना। तो सर्वप्रथम ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में उसकी उपस्थिति को दर्शाया था और एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, अपने पतंग में, काइट में नुकीला चालक लगाया, नुकीला कंडक्टर लगाया, और पतंग की डोर रेशम की थी, पतंग की डोर रेशम की थी, और एक नुकीला चालक लगाया। नीचे डोर में एक मेटल से बनी हुई चीज बांधी, ये चाबी देख लो आप यहाँ पे, इस चित्र में आप देखोगे ये मेटल की बनी हुई चाबी है, यहाँ पे चाबी, और आगे एक कंडक्टर लगा दिया। पतंग जब बादल के पास इसको ले जाया गया ना, उड़ाया गया, तो वहां से विद्युत आवेश, बादलों के पास से विद्युत आवेश नमी युक्त, पानी युक्त रेशम के धागे से संचित होकर के चाबी में आ गया। ये तार था, ये पतंग वाला, यहां से ये आवेश यहां आते आते ना ये चाबी तक आ गया। और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली को ले जाते ना, तो उन्हें जोर का झटका लगता है, और उन्होंने चिंगारी देखी, ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखा दी, है ना। अब यह, मतलब यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही ऐसा हो रहा है और उसे जमीन पे लाया जा सकता है, इन्होंने लाके दिखा दिया। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हमें बिल्कुल अपने लेवल पे नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अगर बिजली की मात्रा ज्यादा हो जाए ना तो दुर्घटना हो सकती है। एक व्यक्ति की जान भी गई है इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, तो ये मत करना। लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया है। आपको एक और पॉइंट, दिलचस्प पॉइंट बता देता हूँ कि ये प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बुक में भी लिखा हुआ है, स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है ना। क्योंकि पतंग से होकर बिजली अत्यधिक मात्रा में भी आपके पास पहुंच सकती है। और बेंजामिन के प्रयोगों को आजमाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, रूसी वैज्ञानिक रिचमैन, ये नाम याद रख लो। इन्होंने इस प्रयोग को दोहराया, रिपीट किया, और उनकी पतंग ने कुछ ज्यादा ही मात्रा में विद्युत को अपनी ओर खींच लिया, और इस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी के कारण इनकी डेथ हो गई। तो रिचमैन की जान चली गई थी इसमें। तो ये काम खुद से नहीं करना है। बिजली किसी को नहीं छोड़ता है भाई, बिजली से दोस्ती नहीं। परंतु इस बलिदान ने, रिचमैन के इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार को जन्म दिया, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने में इन दोनों ही महानुभाव की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि 1752 में कुछ बताया था, उसको एक्सेप्ट होने में, उस तथ्य को साकार होने में, वेरीफाई होने में 2000 साल लग गए। ऐसा साइंस में होता है, और इसीलिए इस बच्चे को आश्चर्य होता है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। वैज्ञानिक खोजे बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। इसलिए अभी जो चीज आपको दिख रही है उसके पीछे की कहानी को जानने में सालों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है ना। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे, और यह भी देखेंगे कि आकाश में त्वरित किस प्रकार संबंधित है। आगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि विद्युत आवेशों की प्रकृति दो होती है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज होते हैं। और क्रियाकलाप पहले भी हम कर चुके हैं, है ना। कि जैसे हम रब करते हैं ऐसे कंघी से बाल को, कुछ चार्ज जनरेट होता है, फिर वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता ही है ना, ये वाला केस तो आप जानते ही हैं कि अगर एक प्लस चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर एक प्लस के पास दूसरा भी प्लस आ जाए तो रिपल्शन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। एक नेगेटिव के पास दूसरा नेगेटिव जाएगा तो यहाँ रिपल्शन हो जाएगा, है ना। तो ये तो पहले से ही हम जानते हैं, ठीक। अब एक एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि क्या कुछ केस किया जा रहा है यहाँ पे, क्या एक तरीके से बताया जा रहा है। बॉल पेन होता है, उसकी खाली रिफिल, ये मान लो बॉल पेन की खाली रिफिल आपने निकाली है, एक मटेरियल निकाल लिया। अब एक पॉलीथीन का टुकड़ा लीजिए, लाइक दिस। इसे, ये पॉलीथीन नहीं है मान लो, इसे तेजी से पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ कर ऐसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप इसे ले जाइए। और इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथ अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। मतलब जैसे आपने ऐसे रगड़ा है ना, तो यहां पे आप उंगली रखोगे तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अगर आपने यहां रगड़ा है तो ये, इसको टच नहीं करना है। तो ये कागज के टुकड़े ऐसे ऊपर उठते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से कुछ केस दिखाई देते हैं। देखो क्या यहाँ पे केस है, एक पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब प्लास्टिक की रिफिल, ये है प्लास्टिक की रिफिल, प्लास्टिक के रिफिल को पॉलीथीन के साथ, पॉली बैग है ये, इसके साथ जब हम रगड़ते हैं ना, रब करते हैं, तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उनका अपना केस है। लेकिन दो वस्तुओं को एक दूसरे को रब करते, एक दूसरे के साथ रब करते, तो एक पे प्लस चार्ज तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है ना। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल के साथ रगड़ते हैं तब भी ऐसा ही कुछ होता है, कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। और इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु के रूप में जाना जाता है। जैसे जिसपे कोई चार्ज आ गया ना, चाहे प्लस हो या नेगेटिव हो, वो चार्ज ऑब्जेक्ट माना जाता है। आपने रब किया, चार्ज आ गया, दैट मीन्स वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। रिफिल हो या फिर प्लास्टिक की कंघी, इनको जब आप चार्ज कर रहे हो ना, पॉलीथीन से रगड़ के या रिफिल, अब कंघी को बाल से रगड़ के, तो एक पे कुछ चार्ज आया, जैसे मान लो
कि एक वस्तु रिफिल पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज भी आया होगा। यानी अगर पॉलीथीन से आपने रिफिल को रब किया तो रिफिल पे चार्ज आया, पॉलीथीन पे भी कुछ ना कुछ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा लेगा, गिव एंड टेक चलता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे मान लो एक्स नाम का कोई पदार्थ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो इस पे चार्ज प्लस आ जाता है, डोनर पे प्लस। और वाई नाम का व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे चार्ज माइनस आता है, एनायन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो उस पर प्लस चार्ज होता है, आपने देखा ना, Na प्लस Mg प्लस प्लस, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज, ऐसे कुछ समझ। और आवेश का मैं आपको बता चुका हूं कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन या माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, दूर फेंकना, लेकिन प्लस माइनस के बीच में आकर्षण तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आप जानते हो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, और आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा डिपेंड करता है कि आवेश कैसा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे, ये ध्यान रखो, आपके बुक की बात मैं आपको बता रहा हूं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर, जैसे रेशम का, अब इसको पॉलीथीन नहीं, रेशम का रुमाल मान लो, रेशम का कपड़ा है, और ये ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है मान लो। अब इसको मैं ऐसे रगड़ता हूं ना, तो मान्यता या कन्वेंशन ये कहता है कि जब भी आप रेशम के कपड़ों से कांच के रॉड को रगड़ते हो ना, रब करते हो ना, तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आ रहा है और रेशम पे भी चार्ज आया, वो माइनस चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्लास से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और रेशम पे इलेक्ट्रॉन गया। ये देख लो, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उस पे प्लस चार्ज और जो लेता है उस पे माइनस चार्ज। तो जब आपसे पूछा जाए ना ये केस कि सिल्क और ग्लास रॉड को रब करते हैं तो किस पे प्लस चार्ज किस पे माइनस चार्ज, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट बन जाता है, और सिल्क जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, क्योंकि ग्लास के इलेक्ट्रॉन वो सिल्क के पास चला जाता है। ये याद रखेंगे, ये पूछेंगे कौन प्लस होगा, अभी तो याद है, कल भूल जाओगे। तो रॉड पॉजिटिव होता है, याद रखना। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आप देखो, यस। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अब ये प्लास्टिक स्ट्रॉ वाला केस हमने देखा था, पॉलीथीन से प्लास्टिक की रिफिल या प्लास्टिक का स्ट्रॉ ऐसे रगड़ देना। तो अब प्लास्टिक का ये स्ट्रॉ है, ठीक है, और ग्लास का एक रॉड है। अब ग्लास को मैंने सिल्क से रगड़ दिया तो ग्लास पे इस रॉड पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से, ये ग्लास रॉड है GR, पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रॉ के निकट लाया जा रहा है, ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है। अब मुझे नहीं पता इस पे कौन सा चार्ज है या क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये प्लस चार्ज है, और इसको जब इस प्लास्टिक के स्ट्रॉ के पास लाएंगे ना तो दोनों के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बोलो, एक पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरे पे चार्ज मुझे नहीं पता है, लेकिन रिजल्ट मुझे पता है कि जब इसको इसके पास लाएंगे तो आकर्षण है हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, ये कमेंट में लिखो आप। जब आप इस ग्लास रॉड को उसके पास ले जाओगे तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ के पास वो जाने से उसमें आकर्षण हो रहा है, तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज आया है पॉलीथीन से रगड़ने के बाद, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कमेंट में इसका आंसर दो, ठीक है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार के आवेश होने चाहिए, हाँ हाँ सही सोच रहे हो आप, सोचो सोचो। आकर्षण, एक पे पॉजिटिव ऑलरेडी है और उसके पास कोई दूसरी वस्तु आकर्षित होगी, तो आपने ये अनुमान लगाया कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर नेगेटिव चार्ज है, सही है। अब देखो इसने आंसर ही लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इससे पहले आपने पता लगा लिया होगा कि अगर ये प्लस है और इसके पास नहीं पता कौन सा चार्ज है लेकिन ये आकर्षित हो रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा।
क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, विस्वेग गति नहीं करते। जैसे किसी वस्तु को ऐसे रगड़ते हैं ना, इस पे कुछ चार्ज आ गया, इस पे कुछ चार्ज आ गया, तो वो स्टैटिक है, गति नहीं करते। अगर ये स्टैटिक है, स्थिर है, तो स्टैटिक चार्ज। अगर ये मूव करने लगे, गति करने लगे, तो करंट बन जाता है ना। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, और आवेश स्थिर हो तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन करना हम लोग शुरू कर चुके हैं और कर ही रहे हैं। अभी पिछली क्लास में भी हमने की। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है, कुछ और नहीं बल्कि आवेशों का प्रवाह है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको कहते हैं। करंट का मतलब तो यही होता है ना। सो दिस इज द केस। अब आवेश के स्थानांतरण का भी अपना एक साइंस है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या समझना है भाई साहब? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जैसे मान लो कि कोई अगर एक सपोज ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, और अभी इसके ऊपर चार्ज नहीं, लेकिन एक दूसरे बॉडी है जिसके ऊपर अभी प्लस चार्ज है, इसको इसके संपर्क में ले आए और इसके कारण ये भी चार्ज हो गया, तो ट्रांसफर हो गया यहां से वहां। तो चार्जों का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हो सकता है कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। तो एक न्यूट्रल बॉडी के पास अगर आप चार्ज पार्टिकल को लाते हैं और संपर्क में लाते हैं, तो मे बी एक जगह से चार्ज दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट ना इसी से जुड़ा हुआ है। देखो इसको आपको ना एक एक्सपेरिमेंट से, क्रियाकलाप से इसको समझाया गया। मैं आपको इस विजुअल से ही समझा देता हूँ क्या है, यहाँ पे खुद ही देखो, आप थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। इस सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग आप इस संदर्भ में कर सकते हैं कि कोई वस्तु चार्ज्ड है या नहीं है, आवेशित है या नहीं है। कैसे बनाया जाता है? जैसे देखो, ये मेटल का कोई तार है, इसके ऊपर एक सरफेस बनाया गया है, तार को मोड़ दिया, एक तार को लंबा करके, और यहाँ पे मेटल के फॉइल लगा दिए, जैसे ये गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, कुछ भी हो सकता है, ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, दो फॉइल लगे हुए हैं। अब इसके पास ना एक डंडा लाया जा रहा है, देख रहे हो, जैसे एक डंडा ला रहे हैं ना यहाँ पे, आप गौर से देखना, ऐसे फॉइल है, जैसे डंडा लाते ना उससे टच करवाते ना, ये फॉइल ऐसे दूर भाग रहा है, ठीक है ना, ऐसे भाग रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक फॉइल है, ये एक फॉइल है, ऐसे नॉर्मली इस तरीके से, लेकिन किसी वजह से ये अगर दूर भागने लगे तो यहां रिपल्सन हो रहा है ना, तो इसका मतलब इस पे भी प्लस चार्ज आ जाए और इस पे भी प्लस चार्ज आ जाए तो रिपल्सन हो सकता है, या हो सकता है इस पे माइनस चार्ज आ जाए और इस पे भी माइनस चार्ज आ जाए तभी दूर भागे। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के कारण, या यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज आया और आपने इसको इससे संपर्क करवाया और ये चार्ज ट्रांसफर होकर के यहां तक पहुंच गया। मान लो यहां तक प्लस पहुंचा तो रिपल्सन दिखेगा, अगर दोनों पे माइनस पहुंचा, क्योंकि जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, और इसके लिए जो कंटेंट आपने यहां लगाया ना, जो फ्लैप लगाया आपने, वो मेटेलिक बॉडी है, कंडक्शन है, उसमें चार्ज आराम से प्रवाहित हो सकता है। तो ये तो चार्ज ट्रांसफर का केस है। इस तकनीक से जो इंस्ट्रूमेंट अभी आपके सामने दिख रहा है वो इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग आप ये जांचने के लिए कर सकते हैं कि इस वस्तु में चार्ज है या नहीं है। मान लो इलेक्ट्रोस्कोप बना आपके साथ, इसके ऊपर ऐसे रख दो ना, ऐसे, अगर ये फ्लैप ऐसे हो जाए तो समझ लेना इस पे चार्ज है, और फ्लैप ऐसे का ऐसे ही रहे तो समझ लो चार्ज है ही नहीं, पास ही नहीं हो। तो यही है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसी को थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। मुझे लगता है, चलो मैं भी समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है बुक में, ताकि कोई बचे ना कोई चीज। एक खाली बोतल ले लीजिए, मुरब्बे का डब्बा लो या कोई भी डब्बा लो, खाली बोतल ले लो, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का एक टुकड़ा लीजिए और इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, पेपर क्लिप इसमें इंसर्ट किया जा सके। चलो कर लिया, ठीक है। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए, पूरा पेपर क्लिप को खोल दीजिए, और एल्यूमिनियम की पतली, एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, कुछ भी आप ले सकते हो, गोल्ड महंगा होगा, एल्यूमिनियम की पन्नी इस डायमेंशन में, इसकी दो पट्टी काट लीजिए,
ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ना, ये एल्यूमिनियम की पट्टी है, दो पट्टी ऐसे काट लिया, ठीक है। और चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप से लटका दीजिए, ठीक है जी भैया, पेपर क्लिप ही है तो इससे लटका दिया, ठीक है, ओके। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार इंसर्ट कीजिए कि गत्ते के लंबवत रहे, मतलब ठीक ठाक ऐसे सीधे में इंसर्ट कर दीजिए। रिफिल को आवेशित कीजिए। अब मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा गत्ता वत्ता ये सब तैयार हो चुका है, ये तैयार हो गया, और मेरे पास जो अभी रिफिल है ना, रिफिल को मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है। आवेशित कीजिए, या कोई भी एक दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी मान लो, कोई चार्ज है, ठीक है। और अब मैं उस वस्तु को इससे टच करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ का चार्ज ट्रांसफर होते होते यहाँ पहुंच जाएगा, और सेम चार्ज दोनों जगह पे पहुंचेंगे तो दूर भागेंगे। सिंपल सा केस यही हो रहा है इस केस में। क्या पन्नी की पत्तियों पर पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ा स्पर्श कराने से? हाँ पड़ रहा है, दिख रहा है हमें, ये विजुअल में भी दिख रहा है, ये प्रतिकर्षित हो रही है, दूर भाग रही है। अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। हर बार जब चार्ज पार्टिकल उससे टच होगी ना तो वो रिपल्सन दिखेगा, ठीक है ना। क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्कोप जो अभी आपको मैंने दिखाया, इसका प्रयोग इसीलिए तो किया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये पता लगाया जा सकता है बहुत आसानी से। और क्यों ये रिपेल कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली अगर ये पट्टी है और बाहर के कारण इस पे मौजूद चार्ज के कारण इस पे भी यही चार्ज आ गया, तो सेम चार्ज के कारण रिपल्सन होगा, तो इसीलिए प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है ना। सो एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिपल से आवेश प्राप्त कर लेती है। और याद रहे कि धातु जो है ना अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है, तो समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है, दूर भाग जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं। इस युक्ति को या इस डिवाइस को हम विद्युतदर्शी यानी सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से या अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। Thus we find, this is the conclusion, find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor। यानी इस वस्तु पे जो चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इस चार्ज को आप इस मेटल के तार से होते हुए यहां तक भेज सकते हो। इसी से ये रिपल्सन में काम करता है, ठीक है ना। यही तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। अच्छा एक और चीज, अभी एक और कॉन्सेप्ट देखो कि पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। जैसे पेपर क्लिप है, आपने अभी लगाया था तो चार्ज चला गया, वो आपको दिख रहा है, इस तरीके का केस। अब पेपर क्लिप जो है ना उसके सिरे को ना ऐसे हाथ से स्पर्श कीजिए। जैसे आप पेपर क्लिप को हाथ से स्पर्श करते हो ना, हाथ एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाते हैं। मतलब अभी ये जो चल रहा है ना, ये से भाग रहे हैं, अभी इस पे टच किया तो ये भाग रहे हैं, दूर भाग गए क्योंकि ये लगा हुआ है, चार्ज पार्टिकल इससे कनेक्टेड। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप अपनी बॉडी को टच करवाते हो ना, अब क्या बोल रहा है, इस पे अगर आप अपने बॉडी से इसको टच कर दो ना, इसको, तो क्या होगा, ये जो दूर भागे होते ना पत्तियां, ये वापस अपने पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब शायद चार्ज गायब हो गया और ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप टच करो, आपके आने से क्या हो गया भाई, सोचो। आपके आने से ऐसा क्या हुआ कि चार्ज ही गायब हो गया? कुछ तो हुआ होगा ना। यही तो लिखा हुआ है कि पेपर क्लिप के सिरे को आप धीरे से स्पर्श कीजिए, ऐसा करते ही पन्नी की पट्टियां में आप एक परिवर्तन देखेंगे और वो मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा
हाँ, मतलब ये बार बार एक बार करके देखो, पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को बार बार दोहराइए। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं ना, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। अब इसका रीजन ये है, ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जमीन पे खड़े हैं, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। इसका कारण ये है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का जो आवेश होता है ना, ये पन्नी की पट्टियां थी, इस पे चार्ज था, तभी तो ये अलग अलग थे। इस पे चार्ज इससे आया था, ठीक है, अलग अलग थी। अब आपका हाथ यहां पे चला गया, ये आपका हाथ है, ह्यूमन है। अब क्या हुआ जी, जब आप इसे स्पर्श करते हैं ना, तो पन्नी की पट्टियों का आवेश आपके शरीर से होकर के अर्थ की तरफ चली जाती है, पृथ्वी में चली जाती है, और पृथ्वी सबको समाहित करने की क्षमता रखती है। बड़ा सिंक है, सारे चार्ज अपने अंदर ले लेती है। तो आपसे होते हुए जो धातु की पट्टी के ऊपर चार्ज था ना, वो अर्थ में चली गई, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी में चला गया। और अगर आपने पन्नी के चार्ज को अपने जरिए खींच करके पृथ्वी में भेज दिया, तो बेचारा पन्नी तो अनचार्ज हो गया ना, अनावेशित हो गया ना, तो फिर वो ओरिजिनल की तरह आ जाएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपके लगने का मतलब है कि जो चार्ज किसी सिस्टम पे पत्ती पे आया था ना, वो चार्ज आपसे होते हुए कहीं दूसरी जगह चली गई, पृथ्वी में चली गई, तो इसलिए वो पट्टी अनावेशित हो गई। और किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसी को तो हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग बिजली में लगाया भी जाता है, ताकि जो लीकेज ऑफ चार्ज है वो अगर कुछ हो तो फिर अपना पृथ्वी में चला जाए। भू संपर्कन इसको कहते हैं। ये है ना, करंट सप्लाई है, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। और एक्स्ट्रा चार्ज जो है ना, मतलब उसके लिए एक पूरी व्यवस्था होती है और वो चला जाता है। Earthing basically is provided in building to protect us from electrical shock due to any leakage of electrical current। किसी सिस्टम में करंट का कोई लीकेज हो रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है, तो वो अपनी जगह पे चला जाए जहां उसको जाना है, तो अर्थिंग इसीलिए दिया जाता है। सो किसी विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने के कारण जो कुछ परेशानी हो सकती है, उससे बचने के लिए बिल्डिंग्स या सिस्टम में अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है, ताकि एक्सेस लीकेज ऑफ चार्ज जो है ना वो अपनी जगह पे चला जाए। तो दैट इज द केस। तो हमने अभी क्या देखा भाई साहब, हमने इलेक्ट्रोस्कोप जो सिंपल होता है, विद्युत दर्शी जिसको कहते हैं, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं, ये वाला केस, इसकी बात कर रहा हूं एक बार फिर से। सरल विद्युत दर्शी, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, इसके बारे में बात की कि कैसे इसके पेपर स्ट्रिप एक दूसरे से दूर भागते हैं जब इसके हेड को किसी चार्ज पार्टिकल से टच करते हैं। लेकिन उसी दौरान अपने हाथ से अगर आप टच कर दे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जो मेटल स्ट्रिप पे चार्ज आया था वो आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी में चली जाती है, तो वो अनावेशित हो जाती है, बॉडी अनचार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये दिलचस्प बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं कहता हूं ये पॉइंट आपने समझ लिया है, ये टॉपिक डन है। लेकिन जाने से पहले कुछ क्वेश्चन है तो उसको मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। यानी ये पॉइंट डन है, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास और होगी इसमें, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है जी। लेकिन प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं क्या बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो ना, आप लोग कर लो, सभी लोग कर लिया तो थैंक यू ले लो, नहीं किया है तो कर लो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, बाकी कुछ करो ना करो, प्रश्न का आंसर दो। विद्युतदर्शी एक युक्ति है, इलेक्ट्रोस्कोप अभी अभी जस्ट बात की है, जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है, चुंबकीय है, दरार से मुक्त है या गर्म है। तो हमने बहुत बार इसके ऊपर बात की है कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड दैट एन ऑब्जेक्ट इज आइदर चार्ज्ड और नॉट। अगर चार्ज होगा तो वो एक तरीके से रिपल्सन आपको बता देगा कि चार्ज्ड, तो आवेशित है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है इससे। दूसरा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित करना है, ठीक बात है। इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजित किया जाना चाहिए। किससे? मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज है
और इस चार्ज को हमें यहां पे ट्रांसफर करना है, ए से बी पे ट्रांसफर करना है। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कंडक्टर हो, चालक हो। तो इसमें से चालक क्या है? सूती के धागे से बिजली या चार्ज आवेश थोड़ी प्रवाहित होगी। प्लास्टिक नो, तांबे का हो सकता है और रबर भी नहीं। तो जो गुड कंडक्टर होगा वो लगा दो। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि जब दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वो एक दूसरे को, मतलब सिंपल है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये तो बताया नहीं गया है कि कैसे लाया जा रहा है। अब मान लो एक के ऊपर प्लस है और दूसरे के ऊपर प्लस है, अगर इनको क्लोज ला रहे हैं तो यहां तो रिपल्सन हो रहा है, दूर फेंकना, प्रतिकर्षण, सेम चार्ज। लेकिन अगर एक पे प्लस है और दूसरे पे माइनस है तो यहां तो आकर्षण हो रहा है। तो चार्ज सिर्फ बोला जा रहा है, तो हमें पता नहीं कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, जब तक कि ये ना पता हो कि कौन सा चार्ज किसके पास लाया जा रहा है। तो हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि दे में अट्रैक्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दे में रिपेल। अब देखते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या है। आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हो, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है। यस, ये ज्यादा रीजनेबली सही आंसर है। कौन सा चार्ज है उस पर डिपेंड करता है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो ये कुछ पॉइंट थे, डन है। और अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसके बाकी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। ओके, बाय बाय।